हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पलक्स एडू लैब। पलक्स एडू लैब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जीव विज्ञान का पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, द लिविंग वर्ल्ड। बायोलॉजी का हमारा फर्स्ट चैप्टर रहेगा ये आज का, 11th क्लास का चैप्टर है ये। और आज हम देखेंगे इसमें टॉप 20 क्वेश्चंस द लिविंग वर्ल्ड के जितने भी पॉसिबल बन सकते हैं, और लगभग सारे PYQ ही है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। निम्न में से कौन सा विकल्प जीवों की परिभाषित विशेषता को सबसे सही रूप में दर्शाता है। अ प्रॉपर्टी सीन इन मोस्ट लिविंग बींग्स बट नॉट ऑल। एक विशेषता जो अधिकांश जीवों में पाई जाती है पर सब में नहीं। अ प्रॉपर्टी शेयर्ड बाय बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। एक विशेषता जो जीवित और निर्जीव दोनों में पाई जाती है। अ प्रॉपर्टी दैट इज़ यूनिक एंड यूनिवर्सल टू ऑल लिविंग बीइंग्स। एक विशेषता जो अद्वितीय और सार्वभौमिक रूप से सभी जीवों में पाई जाती है। अ प्रॉपर्टी दैट अपीयर्स ड्यूरिंग सर्टेन लाइफ स्टेजेस। एक विशेषता जो केवल जीवन के कुछ चरणों में ही दिखाई देती है। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि आपसे इसमें क्या पूछा है। तो आपसे इसमें पूछा है क्या डिफाइनिंग प्रॉपर्टी आपसे इसमें पूछी है। क्या पूछी है आपसे इसमें पूछी है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी आप इसको कैसे याद रखोगे। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है, हमारी जो परिभाषित विशेषता वो विशेषता होती है जो जितने भी जो आपके जीव हैं वो हर एक जीव में वो पाई जाए, जिसमें कोई एक्सेप्शन ना हो, है ना। और या फिर अगर हम और लेके चले डिफाइनिंग से ही, या फिर जिसमें हमें कोई क्या ना हो, जिसमें हमें कोई डाउट ना हो, जिसमें हमें कोई डाउट ना हो, यानी कोई विशेषता ही नहीं है इसमें, जो है वो है, उसकी जो परिभाषा है वो परिभाषा है। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, वो आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी मिलेगी, आपको कहीं भी अपवाद नहीं मिलेगा उसमें, ठीक है। तो इसी को कहते हैं हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है ये सबसे ज़्यादा यूनिक होती है और ये यूनिवर्सल भी होती है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक विशेषता जो अद्वितीय और सार्वभौमिक रूप से सभी जीवों में पाई जाती है। तो इसका आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, Which of the following statements correctly defines a characteristic property of living organisms? निम्न में से कौन सा कथन जीवों की लाक्षणिक विशेषता को सही रूप में परिभाषित करता है। देखो, अगर हम लिविंग वर्ल्ड चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें हमें ये पता होना चाहिए कि जो भी हमारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके पास दो तरह की विशेषताएं होती हैं। एक होती है परिभाषित विशेषताएं और दूसरी होती है लाक्षणिक विशेषताएं, है ना। परिभाषित विशेषता वो होती है कि उस जीव के पास में जो विशेषता है वो विशेषता रहेगी, फिर भले ही आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, उसमें कोई डाउट नहीं होने वाला है, उसमें कोई अपवाद नहीं होगा, उसमें कोई एक्सेप्शन आपको नहीं मिलेगा। जैसे अगर आप राजस्थान में देखोगे तो राजस्थान के अमीबा का शेप नहीं होता है, तो अगर आप वही गुजरात में जाके देखोगे या मध्य प्रदेश में जाके देखोगे या कहीं पे भी जाके देखोगे तो अमीबा का शेप आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। वैसे ही कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, लाक्षणिक विशेषता ये होती है जो निर्जीव में भी पाई जाती है और वही विशेषता जो है वो जीवों में भी पाई जाती है। मतलब नॉन लिविंग और लिविंग दोनों में वो विशेषता पाई जाएंगी, दोनों में वो प्रॉपर्टीज़ होंगी, है ना। तो अ प्रॉपर्टी नॉट फाउंड इन एनी लिविंग बीइंग, एक विशेषता जो किसी भी जीव में नहीं पाई जाती है। भाई जीवों में तो पाई जाती है ना, हमसे इसमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। अ प्रॉपर्टी दैट इज़ ओनली फाउंड इन नॉन लिविंग थिंग्स, ये भी गलत हो गया, नॉन लिविंग थिंग्स में पाई जाती हैं, ठीक है। अ प्रॉपर्टी दैट मे बी फाउंड इन मोस्ट लिविंग बीइंग्स बट नॉट इन ऑल, एक विशेषता जो अधिकांश जीवों में पाई जा सकती है लेकिन सभी में नहीं। अ प्रॉपर्टी दैट डिफाइंस लाइफ एंड इज़ प्रेजेंट इन एवरी ऑर्गेनिज्म। देखो, ये जो प्रॉपर्टी है इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा सी। इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा सी। इसका मतलब ये है कि ये जो प्रॉपर्टी है ये कुछ लिविंग बीइंग्स में भी पाई जा सकती है और किन्हीं में नहीं भी पाई जा सकती। कहने का मतलब ये प्रॉपर्टी जो है ये नॉन लिविंग में भी पाई जा सकती है और ये लिविंग में भी पाई जा सकती है। ये हम आगे आने वाले क्वेश्चंस में कवर करेंगे कि नॉन लिविंग की ये प्रॉपर्टी कैसे हो गई, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कंसिडर्ड द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। निम्नलिखित में से कौन सी जीवों की परिभाषित विशेषता मानी जाती है। वृद्धि, चयापचय, चेतना या बी और सी दोनों।
तो हमसे इसमें पूछिए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें कोई भी किसी भी तरह का एक्सेप्शन या अपवाद हमें देखने को नहीं मिलता है। तो इसमें हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी एंड सी बोथ। तो देखो इसमें अब आप सोच रहे होंगे कि वृद्धि जो है वो हमारी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कैसे नहीं है ना। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि कौन सी दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सबसे पहले तो अभी तक हमने पढ़ा कि हमारे पास दो विशेषताएं होती है। एक तो होती है कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी और एक होती है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, है ना। ये एक हो गई कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी और एक हो गई डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, परिभाषित विशेषता। ये हो गई दो तरह की हमारी प्रॉपर्टीज़। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी वो होती है जो हमारे जीव और निर्जीव दोनों शो कर सकते हैं, जो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों शो कर सकते हैं। लेकिन ये जो प्रॉपर्टी होती है ये सिर्फ लिविंग में ही पाई जाती है, ठीक है। जो हमारे जीव जो होते हैं वही ये कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं, ठीक है। तो अब जो ग्रोथ है वो हमारी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी कैसे हुई। देखो ग्रोथ जो होती है ना वो होती है दो तरह की होती है। दो तरह की होती है ग्रोथ। एक हो गया एक्सट्रिंसिक, बाह्य वृद्धि, और एक हो गई इंट्रिंसिक। एक हो गई हमारी इंट्रिंसिक, आंतरिक वृद्धि, ठीक है। ये जो होती है इंट्रिंसिक, नाम से हमें पता चल रहा है जो हमारे बॉडी के अंदर जितने भी जो ग्रोथ हो रही है उसे हम बोलेंगे इंट्रिंसिक ग्रोथ, ठीक है। तो ये कौन करेगा, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स शो करेंगे। ये जीव जंतु और ये ह्यूमंस वगैरह जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ये शो करेंगे। और जो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ है, ठीक है, वो दोनों शो करते हैं। नॉन लिविंग देखो कैसे शो करता है, इसका एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ। इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। एक तो सैंड ड्यून्स, रेत के जो टीले होते हैं, जैसा कि आप देखते हैं कि रेत के टीलों की जो साइज़ होती है, जो उनका जो लेंथ होती है वो हमेशा ना चेंज होती रहती है। जैसे हवा अगर कभी चल रही है तो फिर उनका जो साइज़ होता है वो वेरी करता रहता है। कभी आपको कोई रेत का टीला छोटा दिखेगा तो कभी आपको कोई रेत का टीला बड़ा दिखेगा, है ना। तो इसीलिए जो एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी हो गई वो सैंड ड्यून्स द्वारा शो करी जा सकती है। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर हम लोग कोई ठंडी जगह पे घूमने गए, मनाली शिमला वगैरह, तो वहाँ पे भी जो माउंटेन्स की जो साइज़ है, जो पहाड़ों की साइज़ है वो भी चेंज होती रहती है, ठीक है। चेंज कैसे होगी, अब जैसे मान लो कि अगर रात में अगर स्नोफॉल हो गया, है ना। पहले आपके माउंटेन पे स्नो नहीं थी, बर्फ़ नहीं थी, तो उसका साइज़ क्या था, छोटा ही था। रात में अगर स्नोफॉल हुआ तो फिर आप सुबह उठ के क्या देखोगे, आपका जो माउंटेन का साइज़ है वो बढ़ चुका है, ठीक है। तो इसलिए जो हमारी नेक्स्ट इसका एग्जांपल हो गया वो हो गया स्नोफॉल ऑन माउंटेन, ठीक है। स्नोफॉल ऑन माउंटेन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इसलिए हमने ग्रोथ को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में नहीं लेके हमने उसे कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज कॉमन बट नॉट एक्सक्लूसिव टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब देखो ये वही चीज़ बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सामान्य है लेकिन केवल जीवों तक सीमित नहीं है। यानी जीवों तक सीमित नहीं है का अर्थात क्या है कि निर्जीव भी इस चीज़ को शो कर रहे हैं, निर्जीव भी जो ये विशेषता है वो शो कर रहे हैं। तो ऑप्शन ए देखते हमें पता चल गया कि वो हो गई हमारी वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ग्रोथ कैन बी डिफाइंड एज इंक्रीज इन सेल डैश एंड इंक्रीज इन सेल डैश। वृद्धि को कोशिका डैश में वृद्धि और कोशिका डैश में वृद्धि के रूप में परिभाषित किया जाता है। देखो कोई भी अगर ग्रोथ हो रही है हमारी बॉडी में तो उसमें क्या होता है, सेल का जो एक तो काउंट बढ़ता है, ठीक है। सेल का काउंट मतलब सेल का नंबर बढ़ता है, सेल की संख्या बढ़ती है। और काउंट के साथ साथ काउंट बढ़ रहा है तो जितनी सेल्स बढ़ रही है उनका खुद का अपना मास होगा, है ना, उनका खुद का अपना द्रव्यमान होगा, तो वो भी बढ़ रहा है ना। तो इसीलिए जैसे जैसे वृद्धि हो रही है वैसे वैसे कोशिका की संख्या और कोशिका का द्रव्यमान दोनों बढ़ रहा है, ठीक है, उसमें वृद्धि हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वाई डू प्लांट्स ऑलवेज शोज ग्रोथ प्रॉपर्टी। पौधे हमेशा वृद्धि गुण क्यों प्रदर्शित करते हैं, बिकॉज दे पजेस डेड सेल्स इन लार्ज काउंट, क्योंकि उनमें मृत कोशिकाएं बड़ी संख्या में होती है। बिकॉज इट पजेस शूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू विच इंक्रीज द लेंथ ऑफ द प्लांट्स एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी ग्रोथ,
क्योंकि इसमें प्ररोशीर्षत विभज्योतक उत्तक पाया जाता है जो पौधों की लंबाई बढ़ाता है तथा प्राथमिक वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है। बिकॉज इट पजेज रूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, क्योंकि इसमें मूल शीर्षक मेरिस्टेमेटिक उत्तक होता है, कोई नहीं। देखो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी और सी दोनों। बी और सी दोनों देखो कैसे हो जाएगा। ये हमारे जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स में डेड सेल्स का जो काम होता है वो होता है हमें एक तो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है वो प्लांट को, ठीक है, ढांचा प्रोवाइड करने का काम करता है, और ज़्यादातर इन्फेक्शन से भी रोकने में ये मदद करता है, ठीक है। और दूसरी ये चीज़ है कि प्लांट के पास है ना, पौधों के पास, उनके पास शूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। शूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किसे बोलते हैं हम? ये सबसे पहले तो प्लांट में जितने भी जो प्राइमरी ग्रोथ होगी वो शो होगी किसके द्वारा? शूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के द्वारा, प्ररोशीर्षक विभज्योतक उत्तक के द्वारा, ठीक है। और दूसरा क्या होगा, जो प्लांट आपके जो लंबे हो रहे हैं ना, वो भी इसी टिश्यू की वजह से ही लंबे हो रहे हैं। अगर ये टिश्यू नहीं होता तो आपको प्लांट्स में इतनी हाइट देखने को नहीं मिलती। दूसरा क्या है, इनके पास में रूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी है। अब देखो ये दोनों टिश्यू जो हैं ये मिलकर हमेशा ग्रोथ प्रॉपर्टी शो करते हैं। कैसे? ये दोनों जो हैं ये सनलाइट की प्रेजेंस में और सनलाइट की एब्सेंस में, दोनों में ये काम करता है, ठीक है। तो इसमें से कोई एक टिश्यू सनलाइट के प्रेजेंस में काम करेगा, कुछ टिश्यू सनलाइट की एब्सेंस में काम करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए प्लांट जो है वो हमेशा ग्रोथ प्रॉपर्टी शो करता है, प्लांट हमेशा ग्रो करता रहता है। हमारे ह्यूमंस में, एनिमल्स में कोई एक स्टेज ऐसी आती है जिसमें हम लोग एक्सटर्नल ग्रोथ करना बंद कर देते हैं, फिर हम इंटरनली ग्रोथ करते हैं। इंटरनली हमारे अंदर बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, सेल काउंट्स के चेंजेस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन प्लांट्स में ऐसा नहीं होता। प्लांट्स जो है वो थ्रू आउट द लाइफ ग्रोथ शो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है असर्शन ऑल ऑर्गेनिजम्स डज नॉट शोज रिप्रोडक्शन। सभी जीव प्रजनन नहीं करते, ये हमारा अभिकथन है। कारण हमारा है सो रिप्रोडक्शन इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग, अतः प्रजनन सजीवों का एक विशिष्ट गुण है। देखो सबसे पहले तो इसमें आंसर सही हो जाएगा दोनों, असर्शन भी सही है और रीज़न भी सही है। देखो कैसे, जितने भी जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो रिप्रोडक्शन सबसे पहली बात तो तभी शो करते हैं जब फेवरेबल कंडीशंस होती हैं, ठीक है। नॉन फेवरेबल कंडीशंस में कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करता है, ठीक है। तो इसीलिए हमने इसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बोल के हमने इसको कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी बोला है, ठीक है। अब देखो कैसे, तो जो हमारा अमीबा होता है, ठीक है, अमीबा का एग्जांपल हम ले लेते हैं। एग्जांपल हमने लिया अमीबा का, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म का हम एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, और यहाँ पे हम एग्जांपल ले रहे हैं किसका? अमीबा का। अमीबा का हमने इसमें एग्जाम्पल लिया। अब देखो क्या होता है, अमीबा जो होता है, जैसे ये हुआ हमारा अमीबा, ठीक है। अमीबा के पास जब आई कौन सी? फेवरेबल कंडीशन। कौन सी कंडीशन आई? फेवरेबल कंडीशन आई। तो इसने क्या शो किया हमको? इसने दिखाया क्या? बाइनरी फिजन। इसने क्या दिखाया? बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन से इसने क्या किया? 2 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस कर दी इसने। ये हो गई हमारी 2 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हो गई। अनफेवरेबल कंडीशन में देखो ये क्या करता है, जब हमारे पास कंडीशन कैसी है? अनफेवरेबल कंडीशन में देखो अमीबा क्या करता है। ये अमीबा है हमारा, अनफेवरेबल कंडीशन हमारी है तो ये अपने ना चारों तरफ सिस्ट बना लेगा, ठीक है। इसने अपने चारों तरफ, अमीबा ने क्या बना ली? सिस्ट बना ली, ठीक है। जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं एनसिस्टेशन। ठीक है, एंसिस्टेशन। अब इस एंसिस्टेशन की स्टेज में ही इसने क्या शो कर दिया? इसने शो किया कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस इसने दिखाया। कैरियो का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियर डिवीजन हुआ यहाँ पे, ठीक है। अंदर ही अंदर क्या हुआ? इसके अंदर न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, न्यूक्लियर डिवीजन, ठीक है। तो ये हमारी सिस्ट बनी हुई है,
और ये रहा हमारा अमीबा, और इसने न्यूक्लियर डिवीजन शो कर दिया, बहुत सारे जो न्यूक्लियस हैं वो बन गए। अब ये क्या शो करेगा? अब ये शो करेगा साइटोकाइनेसिस। अब ये शो करेगा साइटोकाइनेसिस। साइटोप्लाज्म जो है, साइटोप्लाज्म से ये यहाँ से ब्रेक हो जाएंगे, साइटोप्लाज्म ब्रेक हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है। तो सिस्ट के अंदर ही हो रहा है ये सारा का सारा काम। तो ये अलग अलग जो है, ये हमारे डॉटर सेल्स जो हैं ये इसके अंदर बन गए। साइटोकाइनेसिस के बाद हर एक सेल के अंदर अपना न्यूक्लियस है, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आई, जैसे ही क्या आई, फेवरेबल कंडीशन आई, तो इसने क्या किया? इसने किया स्पोर्युलेशन, ठीक है। ये जो सिस्ट थी ये फट गई, और जितने भी जो डॉटर सेल्स थी वो क्या है, वो बाहर निकल गई सिस्ट से, ठीक है। ये सिस्ट जो है यहाँ से फट गई और सारी डॉटर सेल्स बाहर निकल गई, बहुत सारी डॉटर सेल्स इसमें बाहर निकल गई, ठीक है। और इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं मल्टीपल फिजन। पूरी प्रोसेस को हमने क्या बोला? ये हो गया हमारा मल्टीपल फिजन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसीलिए हमने बोला कि जो हमारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं, जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं, उनकी जो प्रॉपर्टी है रिप्रोडक्शन शो करने की, वो एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं हो के वो एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच फीचर इज़ यूनिक टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड इन्वॉल्व्स बायोकेमिकल रिएक्शंस? कौन सी विशेषता जीवों के लिए विशिष्ट है और इसमें जैव रासायनिक अभिक्रियाएं शामिल होती हैं? लोकोमोशन, मेटाबॉलिज्म, एडेप्टेशन, सेंसिटिविटी, संचलन, चयापचय, अनुकूलन, या फिर संवेदनशीलता। देखो, इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा मेटाबॉलिज्म, ठीक है। मेटाबॉलिज्म ही क्या होती है? बायोकेमिकल रिएक्शन होती है। मेटाबॉलिज्म कितने टाइप्स के होते हैं? मेटाबॉलिज्म होते हैं दो तरह के मेटाबॉलिज्म होते हैं। एक हो गया हमारा कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म देखो नाम से ही पता चल रहा है, काटना, यानी बड़ी बड़ी चीज़ों को, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटी छोटी चीज़ों में काटने का काम कर रहा है। और एक हो गया एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म क्या हो गया? इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलके कोई एक बड़ा सा मॉलिक्यूल जो है वो क्या कर रहे हैं? वो बना रहे हैं, तो इसलिए वो क्या हो गया? एनाबॉलिज्म। तो आई होप आपको मेटाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म समझ में आया होगा। अब देखो, हम जो श्वसन है, कैटाबॉलिज्म का एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ। रेस्पिरेशन जो है, रेस्पिरेशन में क्या होता है? रेस्पिरेशन में कोई भी सेल जो है, सेल मॉलिक्यूल जो है वो एटीपी रिलीज करती है, ठीक है। ग्लूकोज को तोड़ के क्या बनती है? एनर्जी बनती है, ठीक है। तो इसीलिए जो रेस्पिरेशन का जो हमारा एग्जाम्पल है वो किस में आएगा? कैटाबॉलिज्म में आएगा। रेस्पिरेशन में क्या होता है? रेस्पिरेशन में जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो टूटता है और वो एनर्जी प्रोवाइड करता है ना। एनर्जी कौन से फॉर्म में प्रोवाइड करता है? एटीपी फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसीलिए जो कैटाबॉलिज्म है उसका एग्जाम्पल क्या हो गया? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन किसके अंदर आता है? कैटाबॉलिज्म में। और जो हमारा फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस क्या करता है? सनलाइट लेता है, एनर्जी लेता है, वाटर लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, और हमें क्या बना के देता है? ग्लूकोज बना के देता है। बहुत सारी चीज़ें ले रहा है, बहुत सारी चीज़ों को प्रोसेस कर रहा है, और क्या बना के दे रहा है? ग्लूकोज बना के दे रहा है ना। तो इसीलिए जो हमारा फोटोसिंथेसिस हो गया वो क्या हो गया? वो हो गया हमारा एनाबॉलिक प्रोसेस। आई होप ये आपको याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, डॉटर सेल्स आर जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल टू मदर सेल्स, देन सच ऑफस्प्रिंग्स आर कॉल्ड। पुत्री कोशिकाएं अनुवांशिक और रूपात्मक रूप से मात्र कोशिकाओं के समान होती है, तो ऐसी संतानों को क्या कहा जाता है? ऐसी संतानों को कहा जाता है क्लोन्स, ठीक है। उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, वो जैसी मदर है वैसी की वैसी उनके ऑफस्प्रिंग्स है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल अगर आपको देखना चाहो तो ये हो गया अमीबा, ठीक है। अमीबा के तौर पे हम इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड प्लांट्स डज शोज कॉन्शियसनेस। एक कोशिकीय जीव और पौधे चेतना दिखाते हैं। एंजाइमेटिक एक्टिविटी विच अकर्स इनसाइड द सेल इज नोन एज इन विवो रिएक्शन।
कोशिका के अंदर होने वाली एंजाइमेटिक गतिविधि को इन विवो प्रतिक्रिया के रूप में माना जाता है। साइबेरियन बर्ड्स मूव टू क्यूलाडो नेशनल पार्क इन द मंथ ऑफ फरवरी एंड मार्च। साइबेरियन पक्षी फरवरी और मार्च के महीने में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में चले जाते हैं सभी। तो ये जो सारे कथन जो हमें दे रखे हैं वो सारे के सारे सही हैं, ठीक है, वो सारे के सारे क्या हैं, सही हैं। देखो प्लांट्स जो हैं, प्लांट्स में कौन कौन कॉन्शियसनेस शो करेगा, सबसे पहले तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देख लेते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, एक कोशिकीय जीवों में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो शो करेंगे। तो आप नॉर्मली एक एग्जांपल याद रख सकते हैं, वो हो गया हमारा अमीबा, वो हो गया हमारा अमीबा, ठीक है। और प्लांट्स में अगर आप देखा जाए, प्लांट्स में कॉन्शियसनेस शो, सबसे पहले तो जो लोग सोच रहे हैं कि प्लांट्स जो है वो कॉन्शियसनेस शो नहीं करते हैं, तो ये बात एकदम गलत है। प्लांट्स कॉन्शियसनेस शो करते हैं। देखो कैसे, आपने वो पौधे का नाम सुना होगा, टच मी नॉट प्लांट, छुई मुई का पौधा। आप जैसे उसको छूते हो वैसे ही वो क्या होता है, मुरझा जाता है ना, छुई मुई का पौधा, मिमोसा जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो प्लांट्स जो है वो भी कॉन्शियसनेस शो करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, इसका एग्जाम्पल हो गया मिमोसा, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं टच मी नॉट प्लांट, टच मी नॉट प्लांट, छुई मुई का पौधा जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो प्लांट्स में ये हो गया। और प्लांट्स में अगर देखा जाए तो फोटो पीरियोडिज्म का भी बहुत बड़ा रोल है। फोटो पीरियोडिज्म किसे बोलते हैं कि जो हमारे जो प्लांट्स की जो फ्लावरिंग है, फ्लावरेशन इन प्लांट्स इज अफेक्टेड बाय द सनलाइट, है ना। तो फोटो पीरियोडिज्म का भी बहुत अच्छा रोल है उसमें। तो जो हमारा फोटो पीरियोडिज्म है, फोटो पीरियोडिज्म, फोटो पीरियोडिज्म, ठीक है। फोटो पीरियोडिज्म सबसे पहले तो 3 तरह के होते हैं। फोटो पीरियोडिज्म वो चीज़ होती है जो प्लांट्स की फ्लावरिंग होती है वो किन किन पे डिपेंड करती है। तो ये इनके जो टाइप्स होते हैं वो 3 तरह के टाइप्स होते हैं। एक होते हैं लॉन्ग डे प्लांट्स, एक है शॉर्ट डे प्लांट्स, और एक होते हैं हमारे डे न्यूट्रल प्लांट्स, डे न्यूट्रल प्लांट्स। तो देखो लॉन्ग डे क्या होता है, शॉर्ट डे क्या होता है और डे न्यूट्रल क्या होता है। तो जो लॉन्ग डे हमारे प्लांट्स हो गए, लॉन्ग डे प्लांट्स उन्हें हम बोलेंगे जिन्हें कम से कम 6 से 7 घंटे की सनलाइट चाहिए होती है, ठीक है। तभी उनमें फ्लावरेशन जो है अच्छा देखने को मिलता है, तभी उनमें फूल जो हैं वो अच्छे आते हैं, ठीक है। तो 6 to 7 और 6 to 8 आवर्स भी आप लिख सकते हैं, इतनी सनलाइट की इन्हें रिक्वायरमेंट होती है फ्लावरेशन के लिए। शॉर्ट डे प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जिनमें अगर उनको दिन की 1-2 घंटा भी लाइट मिल जाए तो भी ये फ्लावरेशन शो करते हैं, ठीक है। तो यानी 1-2 घंटा या 1 से 3 घंटा जितने भी इन्हें सनलाइट मिल जाए तो भी ये फ्लावरेशन शो करेंगे, अच्छा खासा फ्लावरेशन शो करेंगे। और डे न्यूट्रल प्लांट्स क्या होता है, इनको फ़र्क ही नहीं पड़ता सनलाइट इन्हें मिल रही है या नहीं मिल रही है, ये एकदम न्यूट्रल रहते हैं। और ये प्लांट्स जो है ये फ्लावरिंग शो करेंगे, मतलब इनके लिए फ्लावरेशन के लिए इनके लिए सनलाइट ज़रूरी नहीं है, ठीक है। फ्लावरेशन के लिए सनलाइट ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स फॉर टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी के लिए चरणों का सही अनुक्रम पहचाने। आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन। तो इसमें जो हमारा सही जो सीक्वेंस हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ये आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, ऑप्शन ए। पहचान, नामकरण और वर्गीकरण, ये हो गया हमारा टेक्सोनॉमी का सही सीक्वेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया था, है ना। द्विपद नामकरण किसके द्वारा दिया गया, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर वाज गिवन बाय कैरलस लीनियस, कैरलस लीनियस ने दिया था, ठीक है। कैरलस लीनियस को क्या बोला जाता है, अगर आपसे पूछा जाए फादर ऑफ टेक्सोनॉमी किसे कहा जाता है तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कैरलस लीनियस को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए फादर ऑफ नॉमेनक्लेचर किसे कहा जाता है तो भी आप किसका नाम लोगे, आप लोगे कैरलस लीनियस का नाम लोगे। फादर ऑफ नॉमेनक्लेचर भी इन्हें कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सच दैट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड। जीवों का नामकरण इस प्रकार करना कि एक विशेष जीव पूरे विश्व में एक ही नाम से जाना
जाए। इस प्रक्रिया को कहते हैं नॉमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन, सिस्टमैटिक्स या फिर क्लासिफिकेशन, नामकरण, पहचान, व्यवस्थित और वर्गीकरण। तो इसको हम बोलेंगे, ये हो गया हमारा नॉमेनक्लेचर। इसको हम क्या बोलेंगे, ये हो गया नॉमेनक्लेचर। भाई नामकरण ऐसा होना चाहिए कि आपके जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, आप उसको राजस्थान में कुछ और बोल रहे हो, फिर आप उसको वेस्ट बंगाल में कुछ और बोल रहे हो, आप उसको कर्नाटका में कुछ और बोल रहे हो, ऐसा नहीं होगा ना। तो टाइगर अगर राजस्थान में है तो टाइगर अगर वेस्ट बंगाल में भी होना चाहिए, और वही टाइगर गुजरात में भी होना चाहिए, है ना। तो इसीलिए नाम सबका एक ही हो, ठीक है। तो इसीलिए हमने इसको क्या बोला, हमने इसको बोला नॉमेनक्लेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ICBN एंड ICZN। ICBN और ICZN का पूर्ण रूप क्या है। इसका पूर्ण रूप है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर एंड इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ए ऑप्शन सही है, बाकी ऑप्शन देखने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु गिव्स द कंसेप्ट ऑफ सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स का कंसेप्ट देने वाले भी हमारे कौन है, कैरलस लीनियस ही है। सिस्टमैटिक्स का कंसेप्ट भी इन्होंने ही दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी हैज़ मैक्सिमम कॉमन कैरेक्टर्स। मैक्सिमम कॉमन कैरेक्टर्स किस में होते हैं, ये हमें देखना है। तो मैक्सिमम कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं किंगडम में। और अगर आपसे पूछा जाए किस में स्पेसिफिसिटी ज़्यादा होती है, तो वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारी स्पीशीज़। तो स्पेसिफिसिटी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि कौन से किंगडम में स्पेसिफिसिटी ज़्यादा है ना, तो वो हो जाएगी हमारी क्या, स्पीशीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस। अब आपको करेक्ट सीक्वेंस बताना है, ठीक है। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़। स्पीशीज़ देखो, स्पीशीज़ तो सबसे लास्ट में आएगी, स्पीशीज़ पहले आएगी ही नहीं। सबसे पहले आएगा किंगडम, फिर आएगा फाइलम, फिर आएगा क्लास, फिर आएगा ऑर्डर, फिर फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज़। तो हमारा ए ऑप्शन हो गया इसमें एकदम करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर वाज गिवन बाय। ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया था, त्रिपद नामकरण किसने दिया था, तो वो दिया था हमारा हक्सले एंड स्ट्रिकलैंड। तो बायनोमियल नॉमेनक्लेचर में देखो क्या था, जो बायनोमियल नॉमेनक्लेचर जो हमारा था उसमें क्या था, उसमें था पहला नाम हमारा होगा जीनस का, ठीक है, और दूसरा नाम होगा हमारा इसमें स्पीशीज़ का, ठीक है। ट्राइनोमियल में क्या है, ट्राइनोमियल में क्या है, ट्राइनोमियल में है इसमें हमारा पहला नाम होगा जीनस, दूसरी आएगी हमारी इसमें स्पीशीज़, और तीसरी आएगी हमारी इसमें सब स्पीशीज़। तीसरी हमारी क्या आएगी इसमें, सब स्पीशीज़, ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे होमो सेपियंस, सेपियंस, ये हो गया इसका एग्जाम्पल, होमो सेपियंस, सेपियंस, ठीक है। तो इसमें जो ये होमो सेपियंस, सेपियंस जो है इसमें सबसे पहले तो ये ह्यूमंस को ही बोलते हैं होमो सेपियंस, सेपियंस। तो ये जो सेपियंस जो हो गई, ये हो गई क्या हमारी सब स्पीशीज़ हो गई इसमें, ठीक है। और बायनोमियल का अगर आपको एग्जांपल लेना है तो वो हो गया हमारा मैंगो, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका, इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट टैक्सन। सबसे छोटा टैक्सॉन क्या होता है। देखो टैक्सॉन अगर आपको समझना है ना, तो टैक्सॉन हो गई कोई भी एक यूनिट, ठीक है। तो जैसे किंगडम, स्पीशी, जीनस, ऑर्डर, ये सब अलग अलग क्या है, ये टैक्सॉन है, ये अलग अलग यूनिट्स है, ठीक है। जिसमें से सबसे ज़्यादा कॉमन कैरेक्टर्स अगर आपसे पूछा जाए तो किस में पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं किंगडम में। और जिसमें सबसे ज़्यादा स्पेसिफिसिटी पाई जाती है तो वो पाई जाती है किसमें, स्पीशीज़ में। तो सबसे स्मॉलेस्ट टैक्सॉन अगर आपसे पूछा जाए ना, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगी हमारी स्पीशीज़, ठीक है। अब हम थोड़ी बात कर लेते हैं हमारे बायनोमियल नॉमेनक्लेचर में। तो जो बायनोमियल नॉमेनक्लेचर के जो रूल्स हैं वो क्या बोलते हैं, रूल्स, जिसमें आपका फर्स्ट रूल तो ये बोलता है कि फर्स्ट वर्ड, जैसे हम एग्जांपल लेके ही चलते हैं। तो एग्जांपल हमने लिया जैसे मैंजीफेरा इंडिका, यही हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका में ये दिया हुआ है एग्जाम्पल। अब देखो इसमें जो मैंजीफेरा जो है वो क्या हो गया, वो हो गया हमारा जीनस,
और जो इंडिका हो गई वो हो गई हमारी क्या, स्पीशीज़। ठीक है, तो बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर का फर्स्ट रूल यही बोलता है कि जो फर्स्ट नेम होगा वो होगा हमेशा जीनस का और वो होगा हमेशा कैपिटल लेटर में, और जो हमारा सेकंड वर्ड जो होगा वो होगा हमारा स्पीशी का और वो किससे स्टार्ट होगा, स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। ठीक है, फर्स्ट रूल तो हमारा ये हो गया। सेकंड रूल ये बोला है कि लैंग्वेज कौन सी यूज़ में लेंगे, हम लोग लेटिन लैंग्वेज यूज़ में लेंगे। ठीक है, लैंग्वेज कौन सी यूज़ में लेंगे, हम लेटिन लैंग्वेज यूज़ में लेंगे। ठीक है, और आप इनको जब भी कीबोर्ड से लिखोगे तो फिर ये सारी कौन से फॉर्मेट में लिखी जाएंगी, इटैलिक्स फॉर्मेट में लिखी जाएगी। थर्ड रूल हमारा ये बोलता है कि जब भी आप इसको लिखोगे ना तो इटैलिक्स फॉर्मेट में आप इसको लिखोगे थ्रू कीबोर्ड। ठीक है, और अगर आप हैंड रिटन में लिखोगे, ये इटैलिक्स तो हो गया आपका कीबोर्ड से अगर आप टाइप कर रहे हो तो आपको उसको इटैलिक फॉर्मेट में लिखना है, और अगर आप हैंड रिटन लिख रहे हो तो फिर वो क्या हो जाएगा, वो आपको उसमें करना है अंडरलाइन। हैंड रिटन में आपको क्या करना है, अंडरलाइन, अंडरलाइन। नेक्स्ट रूल जो है वो हमारा ये बोलता है कि जो हमारी जो ऑथर है और जो डिस्कवर है, ठीक है, उनका जो नाम है वो किससे स्टार्ट होगा, वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा और वो नॉन इटैलिक होगा। ठीक है, और नॉन अंडरलाइंड होगा। ठीक है, तो जो हमारे ऑथर्स जो हैं और जो डिस्कवरर हैं उनका जो नाम है वो किससे होगा, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। ठीक है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, नॉन इटैलिक होगा, क्या होगा, नॉन इटैलिक होगा, और क्या होगा, नॉन अंडरलाइंड होगा, नॉन अंडरलाइंड होगा। किनके नाम, ऑथर या फिर डिस्कवरर। ठीक है, डिस्कवरर लिख देते हैं हम, डिस्कवरर। डिस्कवरर। तो आई होप आपको ये 20 क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। इन्हीं 20 क्वेश्चंस के ज़रिए मैंने हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड वो पूरी कंप्लीट करने की कोशिश की है। तो इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अदरवाइज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच नेम इज़ पलक्स एडुलैब। थैंक यू सो मच।